तो चलिए, सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं क्योंकि एक बड़ी सौगात देने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज अहम दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद का, और इसके साथ ही प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे और कई ऐसी विकास योजनाएं हैं जिसका लोकार्पण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान अपना संबोधन भी देंगे। उस संबोधन के दौरान क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। और मुरादाबाद के वासियों को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और 500 करोड़ रुपए की ये सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और कई ऐसी विकास योजनाएं हैं जिसके बारे में जानकारी भी लेंगे, और विकास योजनाओं की बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर जो है, इसकी बड़ी सौगात मिलने जा रही है, और प्रबुद्ध जन संवाद भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि ये 500 करोड़ की सौगात आज मिलने जा रही है मुरादाबाद के वासियों को। तो अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मंच की तस्वीर है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, और इस दौरान जो भी मुरादाबाद में विकास कार्य कराए जा रहे हैं उसका निरीक्षण भी करेंगे, अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे, और क्योंकि बड़ी सौगात अब से थोड़ी देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया जाएगा। और मंच की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। योगी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। डिप्टी सीएम को 100 विधायक लाने पर सीएम बनाए जाने की पेशकश किए जाने पर तंज कसते हुए सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से बात की हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे ने। मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। खास तौर पर अखिलेश यादव इस दौरान बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। रामपुर की सभा में उन्होंने जिस तरह का हमला बोला है, उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि उनकी सरकार अगर आएगी तो वो भी बदले की भावना से कार्य करेंगे, और उन्होंने आरोप लगाया है कि योगी सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री और मौजूदा विधायक बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सब जानना चाहेंगे जिस तरह की राजनीति हो रही है और जिस तरह से आरोप लगाए हैं अखिलेश जी ने रामपुर की सभा में कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और उनकी सरकार आएगी तो वे भी बदले की भावना से कार्रवाई करेंगे। देखिए, मर्यादा में रह के अखिलेश जी बात करें ये तो सही नहीं है, और उन्होंने ना बात करी है, और ये दुर्भाग्य है पूर्ण है कि वो एक रीजनल पार्टी ही सही में मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी ने कभी मर्यादा को क्रॉस करके बात नहीं करी। तो ये जो इनको एक भावना अंदर जागी हुई है कि हम बदले से लेंगे, तो मुंगेरी लाल के पहले तो हसीन सपने उनके वही आएगा जो अखिलेश जी ने अपनी बुआ के साथ किया था। चाचा जो है वो चुनाव के बाद दूसरे रास्ते और भतीजा दूसरे रास्ते। धन्यवाद। तो ये थे सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। वो चाहे जितने दावे कर लें, लेकिन न हुई उनकी जीत हो रही है, और तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी, और न ही वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं कि वो कोई कार्रवाई कर पाएंगे। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। और कानपुर से खबर मिल रही है, इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया है, एसपी विधायक ने सरेंडर किया है। और चलिए, एक बड़ी खबर मिल रही है, अखिलेश के ऑफर वाले बयान को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, अखिलेश ना तो कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे, ना ही मुख्यमंत्री बना पाएंगे। मैनपुरी और रामपुर में हार को देखते हुए अखिलेश अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है, और क्या कुछ उन्होंने लिखा ये भी हम आपको बता रहे हैं। ये ट्वीट जो कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ट्वीट करके अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया है। ना वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे, ना मुख्यमंत्री बना पाएंगे, बौखलाए खिसियाए ही नहीं, और मैनपुरी और रामपुर में हार देखकर मानसिक संतुलन भी खो चुके हैं अखिलेश यादव।
तो अखिलेश न सीएम बनेंगे और न सीएम बना पाएंगे। ये तंज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से तंज कसा गया है और ट्वीट के जरिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ लिखा वो भी हमने आपको बताया। जनसभा में कहा है कि बीजेपी के लोग सबसे जल्दी बदलते हैं, दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर है, जो सबसे ज्यादा विधायक लेगा उसको समर्थन देंगे। वो बौखलाए ही नहीं, अब लग रहा पगलाए भी है। आजम खान कह रहे हैं कि रामपुर को बीजेपी ने फौज के हवाले कर दिया। रामपुर में आजम खान के आतंक को वहाँ की जनता जानती है, इसलिए रामपुर में भी कमल खिलने जा रहा है, मैनपुरी में भी कमल खिलने जा रहा है और खतौली में भी कमल खिलने जा रहा है। सपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। तो आखिर अखिलेश ने रामपुर की रैली से यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को क्या ऑफर दिया, वो बयान भी आपको सुनाते हैं। आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। तो सुना आपने अभी अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर देने की बात की गई है और इसी पर आपको बताते चलिए कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी टिप्पणी की है, निशाना साधा है। उधर बीजेपी के नेताओं की इस मुद्दे को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है वो भी हम आपको सुनाते हैं। ये जो दो डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं। ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है और साफ साफ दिखाई देता है कि शासन से हटने के बाद में किस प्रकार से ये व्याकुल हो रहे हैं कि हम सत्ता में आए और देश को लूटने का काम करें। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को उस पर संज्ञान लेना चाहिए, जिस प्रकार के वो। देखो, ये अखिलेश जी का फ्रस्ट्रेशन है। लगातार चुनाव हारने के बाद में पूरी तरीके से मुझे लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और जिस प्रकार से मैनपुरी रामपुर में भी एक हार का इनको सामना करना पड़ रहा है, ऐसी परिस्थितियां यहाँ साफ दिखाई पड़ रही हैं। तो मुझे लगता है इस फ्रस्ट्रेशन के तहत इन्होंने इस प्रकार की बात कही। लेकिन इनको एक बात को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं का, राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं का एक समूह है और ये राष्ट्रवादी कार्यकर्ता यहाँ के ऊपर प्रधानमंत्री भी बनता है, मुख्यमंत्री भी बनता है। भारतीय जनता पार्टी, आपने कभी सुना इतिहास में कभी कि भाजपा का कोई विधायक टूटा हो? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है। कानपुर से खबर मिल रही है, इरफान सोलंकी का सरेंडर। एसपी विधायक ने सरेंडर किया है, भाई रिजवान के साथ सरेंडर किया है। पुलिस कमिश्नर के सामने इरफान सोलंकी और भाई रिजवान ने सरेंडर किया है। काफी लंबे वक्त से दोनों फरार चल रहे थे और घर जलाने का आरोप है और अब पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान ने सरेंडर कर दिया है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से ये भी कहना है कि उनकी तलाश की जा रही थी और इरफान सोलंकी और रिजवान पर एनबीडब्ल्यू भी जारी किया गया था। हालांकि अब पूछताछ भी की जाएगी, इरफान सोलंकी को कोर्ट में पेश भी किया जाएगा और जब पूछताछ की जाएगी तो कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। हालांकि इरफान सोलंकी की पत्नी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी जिसमें उनकी पत्नी का ये कहना था कि घर में पटाखे बच्चे जला रहे थे और घर में चिंगारी लगने की वजह से आग लगी थी। लेकिन उसके बाद जब इरफान सोलंकी और भाई रिजवान फरार हुए तो कई सवाल लगातार उठने लगे थे। अब जब पूछताछ चल रही है तो और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। 3 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जब सीपीओ ऑफिस में सरेंडर करने के लिए पहुंचे थे इरफान सोलंकी, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जब सोलंकी का सरेंडर हुआ, वो भी तस्वीर आप देख रहे हैं। इरफान सोलंकी की पत्नी भी साथ में मौजूद, उनके बच्चे भी साथ में मौजूद है और पुलिस लाइन जब ले जाया गया इरफान सोलंकी और रिजवान को, वो तस्वीर भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी मुख्य आरोपी हैं। इन लोगों को लगातार पुलिस ढूंढ रही थी। नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू किए गए थे। कई राज्यों में पुलिस ने दबिश दी थी। आज पुलिस के अथक प्रयासों के बाद इन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने सीपी कार्यालय में प्रस्तुत हुए और आत्मसमर्पण किया। उसी केस में पुलिस ने इनको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया है। जो भी साक्ष्य उसमें उपलब्ध हैं उसके अनुसार अगर आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा और उसके बाद जो अन्य मुकदमे हैं उसमें भी रिमांड उसके बाद लिया जाएगा। उधर इरफान सोलंकी के सरेंडर को लेकर कानपुर जिले के आर्यनगर के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। इरफान सोलंकी विधायक जी आज वो पुलिस के सामने आ गए, अपना पक्ष रखेंगे। जो साजिश हुई है उस साजिश को भी खोलने का हम लोग करेंगे। जो गए फरार तो क्या होगा। बुलंदशहर में सीआरपीएफ में तैनात सब इंस्पेक्टर के घर पर कुछ लोगों ने जबरदस्त पत्थराव किया है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में दबंगों ने सब इंस्पेक्टर के घर पर पथराव किया है। झगड़े से पहले ही विवाद की जानकारी एसपी देहात को दे दी गई थी। आरोप ये भी है कि इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमलावरों ने घर पर पथराव किया। तो पुलिस को पहले ही सूचना दे दी गई थी इस विवाद के बारे में। शिकायत के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसके बाद बुलंदशहर में घर में किस तरीके से पथराव किया गया वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीआरपीएफ के एसआई के घर पर ये पथराव किया गया है और घर पर जोरदार पथराव किया गया। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। हालांकि इस बात की सूचना पहले ही दे दी गई थी लेकिन उसके बाद भी पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। मऊ में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई है। रेस्टोरेंट में रखा सामान जलकर राख हो गया है। हादसा शहर कोतवाली इलाके में भिट्टी के चौराहे पर हुआ है। दमकल की टीम ने 2 फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पाया है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है। 15 दिन पहले बनी सड़क उखड़ने लगी है। अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत का यह आरोप है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सेक्टर 2 के डी ब्लॉक का मामला बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने इस मामले में संज्ञान भी लिया है। अधिकारियों ने जांच कमेटी का गठन भी किया है। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार की गई थी ये सड़क जो कि अब उखड़ने लगी है, जिसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सेक्टर 2 के डी ब्लॉक का ये पूरा मामला सामने आया है। हालांकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने इस पूरे मामले में संज्ञान ले लिया है और अधिकारियों ने जांच कमेटी का गठन भी किया है। करोड़ों रुपए की लागत से ये सड़क तैयार की गई थी जो कि अब उखड़ने लगी है। पूरी रोड उखड़ रही है। गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर मिल रही है। क्राइम ब्रांच पुलिस बनकर युवक का अपहरण। युवक को कई घंटे तक शहर में घुमाया। युवक के साथ मारपीट भी की गई। रुपए न मिलने पर युवक को फेंके हुए फरार हुए हैं। युवक को फेंक के फरार हुए हैं। थाना फेज 1 पुलिस ने गाड़ी नंबर को ट्रेस किया है। इसमें दीपांशु नाम के शख्स की पहचान हुई है। गाड़ी मालिक का भी ब्यौरा निकाला गया है। घटना में शामिल लोगों की तलाश कर रही है पुलिस। आगरा में यूकेजी के छात्र को अगवा करने की कोशिश नाकाम साबित हुई। अपहरणकर्ता पुलिस की वर्दी में आए थे और अपहरणकर्ताओं ने स्कूल बस को रुकवाकर छात्र को अगवा करने की कोशिश की थी, लेकिन ग्रामीणों ने एक वर्दीधारी को धर दबोचा है। पुलिस ने छात्र को सकुशल भी छुड़ा लिया है। मामला थाना पिछौरा इलाके का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये कैसे आप पहले वर्दी घूम रहे हैं? ये फर्जी दरोगाई बन के 3 स्टार लगा के घूम रहे हैं। करने वाला है। 2 बच्चे किडनैप करवा दिए। ये देखिए इनकी नेम प्लेट। 2 बच्चों को देवरिया में अवैध तमंचे के साथ डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स अवैध तमंचे के साथ महिला डांसरों के साथ डांस करता दिख रहा है। वायरल वीडियो की हालांकि न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। महुआ जी थाना क्षेत्र के गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर शादी समारोह के दौरान एक युवक अवैध तमंचे के इशारे पर डांसर से डांस करवा रहा है और तमंचे के नाल में नोट फंसाकर
दे भी रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस अवैध तमंचा लहराने वाले शख्स की तलाश में जुटी हुई है। गाजियाबाद में शादी से एक दिन पहले दुल्हन ने घुड़चढ़ी की है और मामला थाना साहिबाबाद क्षेत्र के राजेंद्र नगर इलाके का है। राजेंद्र नगर में रहने वाली खुशी की बचपन से ही तमन्ना थी कि अपनी शादी में घुड़चढ़ी निकाले। घुड़चढ़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की गाड़ी की चेकिंग हुई है। गाड़ी की चेकिंग पर भड़के हैं धर्मेंद्र यादव। पुलिस अधिकारी पर भड़के हैं धर्मेंद्र यादव। मुझे भी चेक कर लो, धर्मेंद्र यादव ने कहा है। बीजेपी वालों की भी गाड़ी चेक कर लिया करो, ये भी बात कही गई है धर्मेंद्र यादव की तरफ से। और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अफसरों में बैठा हमारी भी चेक कर लो, लेकिन बीजेपी वालों की क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, बीजेपी क्यों नहीं कर रहे हो? बीजेपी क्यों नहीं दिख रही आपको? आप लोग अत्याचार कर रहे हो ना, डेमोक्रेसी माफ नहीं करेगी आपको। डेमोक्रेसी माफ नहीं करेगी, याद रखना। याद रखना, डेमोक्रेसी माफ करेगी। क्या हो गया? हटो हटो, चलो यार, हटो, तुम भीड़ लगा रहे हो। ये देश का संविधान और डेमोक्रेसी माफ नहीं करेगी। आओ करो और चेक कितनी कर रहे हो? आओ इंस्पेक्टर साहब, कितनी और करनी चाहिए? प्लीज कम। नहीं, हम तो चले जाएंगे, हम तो चले जाएंगे। गलती की हो तो चलो चालान भी कर लो, क्यों जाएं? आगे भी खबर जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जनसभा, एक मंच पर दिखे आजम और अखिलेश। राज्य सरकार पर ताने आरोपों की तलवार, जीत की बात दोहराई। रामपुर में दोनों डिप्टी सीएम को अखिलेश यादव का ऑफर, जो ज्यादा विधायक लाएगा उसे देंगे समर्थन। जनता से आजम रजा को वोट देने की अपील। इटावा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, अखिलेश यादव और शिवपाल को बताया अहंकारी। कहा जसवंत नगर में नहीं लुट पाएगा अब कोई बूथ, पार्टी की जीत को ठोका दावा। कांग्रेस पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा कांग्रेसियों में मुझे गाली देने की होड़, इनके कीचड़ में ही कमल खिलाएंगे। गुजरात के दूसरे चरण के चुनावी रण में उतरे सीएम योगी, बायड में कांग्रेस पर किया तीखा प्रहार। कांग्रेस न आस्था का सम्मान कर सकती है और न ही राष्ट्र की रक्षा। नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी हापुड़ पुलिस, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 33 शातिर अपराधियों को किया 3 महीने के लिए जिला बदर। डुगडुगी और लाउडस्पीकर बजवा कर किया ऐलान। इरफान ओलंकी के समर्थन में उतरे बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने प्रमुख सचिव गृह को लिखा पत्र, मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का धर्मांतरण पर बयान, विधेयक को बताया बेहद जरूरी। कानून बनने से राज्य में धर्मांतरण पर लगेगी रोक, कांग्रेस पर साधा निशाना। औरैया में एक दुकान में आग लगने से हड़कंप, कड़ी मशक्कत से बुझाई गई आग। दिबियापुर रोड की घटना। बुलंदशहर में 5 दुकानों में आग से हड़कंप, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने के कारणों का पता नहीं, डिप्टीगंज क्षेत्र की घटना। चित्रकूट में डग्गामार वाहनों ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई में तेज रफ्तार वाहन ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 लोगों की मौत। पुलिस ने हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।
और चलिए सीधे आपको मुरादाबाद लिए चलते, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहना सुनाते हैं आपको। विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी, श्री गोपाल अंजान जी, डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्र जी, जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार जी, विधान परिषद सदस्य श्री सतपाल सैनी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह जी, विभिन्न सामाजिक जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे सभी प्रबुद्धजन, भारतीय जनता पार्टी समेत विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज मुझे पीतल की नगरी के रूप में विख्यात मुरादाबाद के आप सभी प्रबुद्धजनों के विचारों को सुनने, जानने और 424 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इन सभी योजनाओं के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मुरादाबाद के हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों ने अपने हुनर के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। इसके माध्यम से अपनी उस पहचान के माध्यम से न केवल प्रदेश बल्कि देश की भी एक पहचान बनी। आज उसी का परिणाम है कि घरेलू मार्केट हो या दुनिया के किसी भी मार्केट, 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रोडक्ट केवल और केवल मुरादाबाद का होता है। और यह उपलब्धि वास्तव में एक बहुत सकारात्मक संदेश है कि मुरादाबाद के अंदर पोटेंशियल है, थोड़ा भी सरकार के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित कर दिया जाए तो वे पूरी दुनिया के अंदर छाने की सामर्थ्य रखते हैं। और उस सामर्थ्य को यहाँ के कारीगर, यहाँ के हस्तशिल्पी आज इस रूप में उठाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इसके लिए उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम जब नगरीय जीवन की बात करते हैं तो नगरीय जीवन में सामान्यतः लोग आते हैं, जमीन खरीदते हैं या प्लॉट खरीद करके या वहां पर बने हुए आवासीय सुविधाओं को लेकर के वहां रहना प्रारंभ करते हैं। स्वाभाविक रूप से हर एक इच्छा होती है कि वह अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, कनेक्टिविटी की अच्छी सुविधा से युक्त नगरीय जीवन जिए और उसके अनुरूप अपने आप को आगे बढ़ाएं। लेकिन नगरीय क्षेत्रों में बढ़ते हुए भार को ध्यान में रख करके जो सुविधाएं विकसित होनी चाहिए थी उसका अभाव होने के कारण बहुत बार 5 वर्ष पहले तक ये देखने को मिलता था कि नगरीय जीवन अपने आप में एक चुनौती बन चुकी है, नारकीय हो चुकी है। उससे मुक्त करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के अंदर स्मार्ट सिटी मिशन की घोषणा की थी। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 10 नगरों को स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर और 60 शहरों को अमृत योजना के अंतर्गत चयन किया था, जिससे जनता की बुनियादी सुविधाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन प्रारंभिक 2.5 वर्ष प्रदेश में तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं पे कोई भी कार्य आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया। कोई सुविधा जनता को नहीं दी गई। लोक कल्याणकारी योजनाएं आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए उन्होंने हमेशा उसमें बैरियर का काम किया। लेकिन विगत 5.5 वर्ष के दौरान
नगरीय जीवन को भी स्मार्ट जीवन के रूप में बदलने और जनता के लिए ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्रदान करने के लिए डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किया है, आज उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अकेले मुरादाबाद नगर के अंदर आज नगरीय जीवन से जुड़े हुए 424 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इसका एक उदाहरण है, जिसमें ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो न केवल ITMS को, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को, बल्कि इसे सेफ सिटी के रूप में भी बदलने का कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, आज इसका भी लोकार्पण का कार्य हो रहा है। पूरा मुरादाबाद शहर और फिर इसी तर्ज पर अन्य नगर निकायों को भी हम लोग CCTV कैमरे से आच्छादित करके न केवल ट्रैफिक सिग्नल ऑटो मोड पर कार्य करता हुआ दिखाई देगा, बल्कि अगर सिटी के अंदर किसी सौदे ने किसी बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया, किसी लुटेरे ने किसी व्यापारी के साथ छिनैती और लूट करने का प्रयास किया, किसी अपराधी ने किसी आपराधिक घटना को अंजाम देना प्रारंभ किया, तो CCTV कैमरा उसके सारे कारनामों को कैद करके रखेगी और इस चौराहे पे घटना घटित हुई थी, अगले चौराहे पर वह कहीं ढेर होता हुआ दिखाई देगा। यह ICCC एक सुरक्षा का सेफ सिटी का एक मॉडल देने जा रहा है। भाइयों बहनों, ये कार्य पहले भी हो सकते थे, लेकिन पहले नहीं। अकेले मुरादाबाद शहर में, मुरादाबाद ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 37,000 से भी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध हो रहा है। इन गरीबों को पहले भी आवास मिल सकते थे। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर अब तक हम 45 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवा चुके हैं। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को ग्रामीण क्षेत्र में और लगभग 10 लाख गरीबों को शहरी क्षेत्र में शौचालय की सुविधा का लाभ उपलब्ध प्रदान कर चुके हैं। स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी, ठेला, कोचा, रेडी लगाने वाले व्यक्ति को हमेशा जो शिकायत मिलती थी कि यह व्यक्ति कहीं पर पुलिस, कहीं पर नगर निकाय के लोग उसका शोषण करते थे, लेकिन उसके लिए भी कोई स्कीम आ जाए, वह साहूकारों के चक्कर में पड़ करके अपने पूरे जीवन भर केवल कर्ज तले दबा रहता था। लेकिन भाइयों बहनों, पहली बार PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत उस गरीब व्यापारी को भी योजना के साथ जोड़ करके और उसको कैसे उसके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 लाख पटरी व्यवसायियों को ब्याज फ्री लोन की सुविधा उपलब्ध करवा करके आज PM स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो भी योजनाएं हैं, चाहे वह PM आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय के निर्माण का हो, चाहे वह PM स्वनिधि की योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन का हो, दिव्यांगजन पेंशन है, निराश्रित महिला पेंशन है, कन्या सुमंगला योजना है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना है, या फिर अन्य जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, बिना भेदभाव के इन योजनाओं का लाभ हर गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न मत और मजहब के नाम पर। हर एक व्यक्ति को पात्रता की श्रेणी है तो उसको इसका लाभ मिलना चाहिए। और सरकार और प्रशासन आकर के, जनप्रतिनिधि आकर के कैंप लगा करके उन योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। आज ये मुरादाबाद, जहां का शिल्पी और कारीगर सैकड़ों वर्षों से अपनी हुनर का लाभ इस जनपद को एक पहचान दिलाने के लिए करते थे, प्रदेश को एक पहचान दिलाने के लिए करते थे, पिछली सरकारों के भ्रष्ट कारनामों के कारण एक समय तो पीतल उद्योग यहां का बंदी के कगार पर पहुंच गया था, क्योंकि उनके पास जो कोयले से चलने वाली भट्टी थी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लगातार वहां छापेमारी करता था,
लोगों ने वहां पर सीएनजी और पीएनजी की सुविधा उपलब्ध करवाने के और उन्हें कनेक्शन देने की कार्रवाई कर दी है। और बहुत शीघ्र कोई भी भट्टी कोयला से नहीं बल्कि पीएनजी से ही संचालित होगी। इस प्रकार की व्यवस्था देकर के, पॉल्यूशन फ्री माहौल में देकर के उन्हें एक अच्छा वातावरण भी दिया जा रहा है। हर जनपद में एक्सपोर्ट प्रमोशन की कार्रवाई हो रही है। आज उसी का परिणाम है कि लगभग 13 से 14 हजार करोड़ रुपए का प्रोडक्ट पीतल का केले मुरादाबाद से एक्सपोर्ट हो रहा है। भाइयों बहनों, एक्सपोर्ट होना किसी भी राज्य और जनपद के लिए उपलब्धि होती है और 5,000 से 5 वर्ष में ये 14 से 15 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट पहुंचना एक सुखद लक्षण दिखाई दे रहा है कि यह एक हम अच्छी दिशा में कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज प्रदेश में निवेश का एक बेहतर वातावरण बना है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक अच्छी सफलता के साथ आगे बढ़ा है। हम पहले 14वें स्थान पर थे, आज नंबर 2 स्थान पर आ गए और बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश व्यवसाय की सुगमता में देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर होगा और देश की नंबर 1 इकोनॉमी के रूप में भी उत्तर प्रदेश को स्थापित करना है। आज यही आह्वान करने के लिए मैं आज मुरादाबाद के उद्यमियों का आह्वान करने के लिए आपके बीच में आया हूं। भाइयों, बुनियादी सुविधाएं सरकार दे रही है, सुरक्षा सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। अपराध और अपराधी के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है और मैं इसीलिए आज सभी प्रबुद्ध जनों का आह्वान करूंगा। आपने पिछले 5 साल बीजेपी सरकार की कार्यपद्धति को देखा। बिना भेदभाव के शासन की योजना समाज के हरेक तबके को दी जा रही है। एक और सुरक्षा का बेहतर वातावरण, ये पेशेवर अपराधी माफिया जो दंगा कराते थे, दंगा भड़काते थे, गुंडागर्दी करते थे, बहन और बेटियों की सुरक्षा में सेन लगाते थे, विकास की योजनाओं में बैरियर बनते थे। आज आपने देखा होगा ये सभी अपराधी और माफिया या तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई करके जेल के अंदर डाले जा चुके हैं या स्वयं प्रदेश छोड़ करके भाग चुके हैं। आज बेहतर सुरक्षा का वातावरण देकर के, तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए हम लोगों ने जिस प्रकार की सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई है वह आप सबके सामने है। और इसीलिए मेरे लिए आप सबसे कहते हुए कि हम लोगों ने 10 से 12 फरवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। दुनिया भर के लगभग 10,000 से अधिक उद्यमी और निवेशक लखनऊ में आएंगे और उस अवसर पर मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा जब उत्तर प्रदेश का उद्यमी और उत्तर प्रदेश का निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करके न केवल अपने व्यवसाय को कई गुना बढ़ाएगा बल्कि उत्तर प्रदेश के माध्यम से एक संदेश भी देगा कि देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो संकल्प लिया है, उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनना है तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बदलने के लिए अधिक से अधिक निवेश और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में हम सब योगदान देंगे। भाइयों बहनों, आपके द्वारा क्या जाएगा निवेश? यह स्कूल के निर्माण के लिए हो सकता है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के निर्माण के लिए हो सकता है, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए हो सकता है, उद्योग के लिए हो सकता है। हर एक क्षेत्र में 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज हम लोगों ने तैयार की है और इन 25 क्षेत्रों में जहां कहीं भी आप निवेश करेंगे, जैसे निवेश करने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल हम लोगों ने दिया है निवेश मित्र पोर्टल के रूप में, ऐसे ही निवेश के बाद सरकार से मिलने वाली इंसेंटिव का लाभ भी आपको ऑनलाइन ही आपके खाते में पैसा सीधे पहुंच जाएगा। आपको उसके लिए किसी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसकी व्यवस्था भी अब सरकार ने कर दी है और इसीलिए आज मैं आपके पास आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश
देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश बनने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश को निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में और उत्तर प्रदेश को आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित करना है और इसके लिए प्रबुद्ध जनों को इस प्रकार का माहौल बनाना, एक और जहां इस कार्य को आगे बढ़ाना है और प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश को आमंत्रित करना है, वही दूसरी ओर मैं आपका आह्वान ये भी करूंगा कि आपने डबल इंजन की ताकत और उसकी सामर्थ्य को देखा होगा। केंद्र और राज्य सरकार जब मिलकर के कार्य करती है तो जनता जनार्दन को जन शासन की सुविधा का लाभ प्राप्त होता है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान भी आपने देखा होगा, जब सरकार आपके साथ खड़ी थी, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के कार्य कर रही थी, परिणाम सबके सामने थे। लेकिन भाइयों बहनों, शासन की योजनाएं स्थानीय निकाय संस्थाओं तक पहुंचे और उसके बाद वहां कोई बैरियर लग जाए, बहुत कठिन होता है। जब स्थानीय निकाय में भी उसी विचारधारा के लोग आए तो उसका लाभ फिर कई गुना मिलता हुआ दिखाई देता है और इसके लिए प्रबुद्ध जनों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। आप सबसे मेरी अपील है कि डबल के साथ साथ ट्रिपल इंजन को भी इसके साथ जोड़ना, जो निवेश के लिए और स्थानीय स्तर की समस्या का समाधान करने में एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर सके। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और मेरी आप सबसे अपील होगी कि आप सभी लोग मिलकर के इस दिशा में अगर एक सकारात्मक प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य कर लेंगे, कोई कारण नहीं, उत्तर प्रदेश बहुत शीघ्र देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनकर के देश के विकास का ग्रोथ इंजन की अपनी भूमिका का निर्वहन करता हुआ दिखा और इसके लिए मैं आप सभी प्रबुद्धजनों का, यहाँ के उद्यमियों का, यहाँ के जितने भी निवेशक हैं, उन सबका, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले यहाँ के चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज का, लघु उद्योग भारती का, यहाँ के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, शिक्षाविदों और समाज जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए सभी महानुभावों का आह्वान करूंगा, वे उत्तर प्रदेश को निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ 424 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए अपने मंचस्थ सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, मुरादाबाद वासियों को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं हम सब मिलकर के मुरादाबाद को एक सुंदर और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए यहां आए लोगों को उन्होंने सरकार की उपलब्धियां बताई। उन्होंने बताया कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में क्या क्या बदला है, कैसे यहां पर कानून का राज स्थापित किया गया। आज यहां के लॉ एंड ऑर्डर की पूरे देश में तारीफ होती है। अब माफिया प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसी के साथ सरकार काम करती है। प्रदेश में निवेश को लेकर एक अच्छा माहौल बना है, जबकि पिछली सरकारों में यह सब कुछ नहीं था। पिछली सरकारों में माफिया हावी हुआ करते थे, अब माफिया प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। तो यहां पर करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास किया, लोकार्पण किया और साथ ही साथ प्रबुद्ध जनों से संवाद किया, उनको संबोधित किया और बताया कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश कैसे उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ चला है। तो हर एक जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, प्रबुद्ध जनों से संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज वो मुरादाबाद पहुंचे, यहां पर भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। मुरादाबाद के अलग अलग हिस्सों से लोग उनको सुनने आए थे। सीएम योगी ने बताया कि डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में क्या क्या बदला है। आज की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की नीति के साथ आगे बढ़ रही है और उसका असर देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आगे बढ़ रहा है। आज प्रदेश में निवेश को लेकर एक अच्छा माहौल बना है। तमाम कंपनियां यूपी में निवेश के लिए आकर्षित हो रही हैं।
और अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। नई टिहरी पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ छात्र नेता पेट्रोल की बोतल लेकर कॉलेज बिल्डिंग की छत पर चढ़ गए और काफी देर तक ड्रामा करते रहे और कॉलेज प्रबंधन के समझाने के बाद छात्र नेता छत से नीचे उतरे। छात्र नेताओं का कहना है कि शिक्षा मंत्री द्वारा छात्र हितों की अनदेखी की जा रही है। छात्र नेता चुनाव की तैयारियों में लगे हैं, लेकिन अभी तक छात्र संघ चुनाव करवाए नहीं गए और डेट भी घोषित नहीं की जा रही है, जिससे छात्रों में आक्रोश है। अरे मातरम मातरम, अरे मातरम मातरम, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 4 महीनों से हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव होना बहुत जरूरी है कॉलेज के भीतर, क्योंकि इससे क्या है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जितना ज्यादा आगे आएगी उतना छात्रों के लिए, छात्र हितों के लिए काम होगा, वरना प्रशासन हावी हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ पिछले विगत 2-3 वर्षों से इस कॉलेज के भीतर चुनाव नहीं हुआ, जिस कारण यहाँ का प्रशासन काफी हावी है। छात्रों के माध्यम से हमें इस आंदोलन का कोई भी रिटर्न में महाविद्यालय प्रशासन को नहीं मिला। जब ये छत में चढ़ गए तब हमें पता चल रहा कि छात्र मूवमेंट करने के लिए छत में पहुँच चुके हैं। और जो छात्र संघ चुनाव से संबंधित है, ये उत्तराखंड सरकार इस पर निर्णय लेती है, पूरा नोटिफिकेशन जारी सरकार करती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव का प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के शाहदरा में रोड शो किया और बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की। वहीं सीएम धामी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना भी साधा। सीएम धामी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने दिल्ली के सीएम पर हमला बोला। सीएम धामी ने कहा कि केजरीवाल काम कम और प्रचार ज्यादा करते हैं। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी यहां पर 2 दर्जन से आज अधिक सभाओं को संबोधित कर चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं। उनसे हम बात करते हैं। सर, कैसी संभावनाएं देखते हैं? 2 दर्जन से ज्यादा आपकी सभाएं हो चुकी है सर यहाँ पे। संभावनाएं देखिए सामने दिखाई दे रही हैं। जिस प्रकार से लोगों का हुजूम, भारतीय जनता पार्टी का कारवा चल रहा है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है और दिल्ली की जनता भली भांति इस बात को महसूस कर रही है कि जो पार्टी और जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ इस पार्टी की शुरुआत हुई थी, वो पार्टी आज भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है, भ्रष्टाचार के गले गले तक के जो है दलदल में डूब चुकी है। इसलिए दिल्ली की जनता इस बार इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए यहाँ पर जो तमाम विकास के काम है, वो विकास के काम रुक गए हैं, उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोगों को नहीं मिला है, जबकि पूरे देश के अंदर आज मोदी जी की इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें चल रही हैं। दूसरी तरफ इनके मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। सत्येंद्र जैन जो मंत्री हैं, उनके पास किसका पैसा है, हवाला का काम किसके लिए किया गया है, ये बड़ा सोचनीय प्रश्न है। इसलिए केजरीवाल जी भी बहुत डरे हुए हैं। सर, अगर हम बात करें सर, केजरीवाल जी का जो आरोप यह है कि कूड़ों का पहाड़ जो है वो दिल्ली में अभी तक बना हुआ है। देखिए, उसमें केजरीवाल जी स्वयं सरकारों में जब नहीं रहे हैं, जब चुनाव में आए, हर बार उन्होंने ऐसा वायदा किया कि हम इस बार कूड़ा समाप्त कर देंगे, यमुना जी की सफाई कर देंगे, अच्छे पार्क बना देंगे, अच्छी नालियां बना देंगे, अच्छी गलियां बना देंगे, लेकिन उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, केवल प्रचार किया है। इसलिए इस बार जनता उनके इस बहकावे में नहीं आने वाली है। इसके साथ साथ बात करें दिल्ली के नगर निगम के चुनाव के साथ साथ अगर हम बात करें गुजरात में भी चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल में चुनाव हो गए हैं, कैसी संभावनाएं देखते हैं बीजेपी? देखिए, उत्तराखंड से सिलसिला शुरू हुआ। उत्तराखंड में आप पार्टी साफ नहीं हुई, पूरी तरह से साफ हो गई। उत्तराखंड के लोगों ने जो काम किया है, देवभूमि के लोगों ने जो काम प्रारंभ किया है, वो दिल्ली के लोग भी, गुजरात के लोग भी और हिमाचल के लोग भी कर चुके हैं। सर, अगर जिस तरह से आपने एक कानून बनाया है धर्मांतरण को लेकर के, सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है धामी धर्म रक्षक, कैसे देखते हैं इसे? नहीं, पूरे देश के अंदर देखिए बहुत बड़ी समस्या है और उत्तराखंड के अंदर विशेषकर से हमारे जो सीमांत के क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र हैं, गरीब लोगों के बीच में तमाम प्रकार से बहलाकर, फुसलाकर, अलग अलग हथकंडे अपनाकर धर्मांतरण का काम जोरों पर चल रहा था, मतांतरण का काम जोरों पर चल रहा था। इसलिए हमने तय किया, हमारी सरकार ने फैसला लिया कि इस पर हम कठोर कानून बनाएंगे और हमने कठोर कानून बना दिया है और कठोर सजा का प्रावधान कर दिया है। 10 साल की सजा भी इसमें अगर कोई पकड़ा जाएगा, गैर कानूनी तरीके से यह काम करता हुआ पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ 10 साल की उसको कैद होगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन हरीश के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। चंपावत के सरकारी स्कूल से अजीब घटना सामने आई है।
दूरस्थ पाटी ब्लॉक के रमक जीआईसी में स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं स्कूल पहुंचने के बाद चीखने चिल्लाने लगती हैं। जानकारी के मुताबिक नवंबर के आखिरी हफ्ते से रोजाना 5 से 7 छात्राओं का स्कूल में आने के बाद व्यवहार सामान्य नहीं रहता। अब तक इस सरकारी स्कूल में 39 छात्र चीखने चिल्लाने की घटना कर चुके हैं। वहीं जानकार इसे मास हिस्टीरिया का मामला बता रहे हैं। देहरादून के जू से किंग कोबरा गायब होने के मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। मामले को रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। सूत्रों के मुताबिक बैक डेट में प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। कोबरा को जंगल में रिलीज करने का प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। रेस्क्यू कर लाए गए किंग कोबरा को जू में डिस्प्ले किया गया था। अवैध रूप से किंग कोबरा को इंदौर भेज दिया गया था और इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से उठाया। हमने जू के अधिकारियों से सवाल जवाब भी किया, लेकिन वो सवालों से बचते हुए नजर आए और अब इस पूरे मामले में लीपापोती की कोशिश हो रही है। बैक डेट में प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। प्रमाण पत्र इस बात का कि किंग कोबरा को रिलीज कर दिया गया, इसका प्रमाण पत्र तैयार किया जा रहा है। और इन सब के बीच सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। उत्तरकाशी में कड़ाके की ठंड के बीच जंगली जानवर शहर की ओर रुख कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में तेंदुए का छोटा बच्चा किसी के घर के आंगन में घूमता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। घर में तेंदुए का शावक बड़े आराम से घूम रहा है। जिले में लगातार गुलदार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे कई क्षेत्र में गुलदार की दहशत बनी हुई है। देहरादून में यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज का 20वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह शामिल हुए। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में पास आउट छात्रों को मेडल और डिग्रियां दी गई। सच कहूं तो मुझे कुछ एक सब खुद देख चुका हूं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, और जब मैं आज के जो अचीवर्स हैं क्लास ऑफ 2022 इनके बलबूते पर ये कह सकता हूं दैट इंडिया विल बी अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। नोबडी कैन स्टॉप। दूसरा, उन्होंने कहा कि गुलामी की मानसिकता से अब लोग मुक्ति पानी है। हम लोग 1000 साल के गुलामी के कारण बहुत छोटा छोटा सोचते रहे। देहरादून में 10 दिसंबर को होने वाली आईएमए की पासिंग आउट परेड से पहले आज आईएमए की ग्रेजुएशन सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें आर्मी कैडेट कॉलेज विंग के कैडेट को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की डिग्रियां दी गई। इस बार आईएमए की पासिंग आउट परेड में निरीक्षण अधिकारी के तौर पर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे शामिल होंगे। वहीं देश विदेश के 344 जेंटलमैन कैडेट बतौर अधिकारी अपने अपने देश की सेना का अभिन्न हिस्सा बनेंगे, जिनमें 10 मित्र देशों के 30 कैडेट होंगे। आईएमए में इन दिनों परेड की रिहर्सल भी चल रही है। 10 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि अफगान कैडेट पास आउट नहीं होंगे। डिबेट्स बोलने में अच्छे हैं, कई गाने में अच्छे हैं, किन्हीं की कल्चरल एक्टिविटीज बहुत अच्छी हैं, तो एक ऑल राउंड पर्सनालिटी है ये लोग एंड इनको और ज्यादा तराशा जाएगा हमारे आईएमए की ट्रेनिंग शेड्यूल के साथ। चंपावत के लोहाघाट सीएचसी से पहले से डॉक्टर की कमी से यहां पर लोग परेशान हैं। ऐसे में इस हालात में 5 डॉक्टरों में से 2 ने सेवा से छुट्टी ले ली है, तो वहीं 3 डॉक्टर 3 साल के लिए पीजी करने चले गए हैं। डॉक्टरों की इस कमी पर अस्पताल में आ रहे मरीजों को, खासकर गर्भवती महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीएमएस के मुताबिक डॉक्टरों की कमी की सूचना सीएमओ को दे दी गई है। दिक्कत ये है कि यहाँ तो महिला पेशेंट ज़्यादा ही हैं, डिलीवरियाँ बहुत होती है यहाँ, एवरेज 50 से ऊपर ही यहाँ हर महीने डिलीवरी होती है।
हमारी डिलीवरी ज़्यादातर बाराकोट पार्टी सब जगह से, रीठा साहिब सब जगह से रेफ़र होके पेशेंट आते हैं यहाँ। तो यहाँ वर्कलोड ज़्यादा है, उस हिसाब से डॉक्टर अब आजकल बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि कुछ डॉक्टर पीजी करने चले गए हैं, कुछ छोड़ के चले गए हैं। अभी हमारे पास डॉक्टर यहाँ सफिशिएंट है, लेकिन अभी कुछ समय से कुछ डॉक्टर पीजी करने चले गए हैं, लगभग 4 लोग, और 2 डॉक्टर हमारे यहाँ से छोड़ के चले गए। एक कुलदीप खड़ाया थे सर्जन, वो चले गए। एक ऑर्थोपेडिक्स आए थे, उन्होंने अभी ज्वाइनिंग लेकर चले गए, वो वापस नहीं आए। कोटद्वार में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। स्कूल बसों में क्षमता से अधिक बच्चे बिठाए जाने के मामले को देखते हुए पुलिस ने बसों में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस टीम ने स्कूल की बसों को चेक किया और साथ ही ओवर स्पीड और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। सीओ ट्रैफिक ने बताया कि पुलिस की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। ड्रिंक एंड ड्राइव, ओवर स्पीड, ओवर हैंगिंग और जो स्कूली बस जाती है उसमें क्षमता से अधिक बच्चों को अगर बैठाते हैं उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें यह अभियान कंटिन्यू चलेगा। इसमें पुलिस द्वारा अच्छी कार्रवाई की जा रही है। टिहरी जिले में मॉडल होम स्टे विलेज के रूप में अपनी पहचान बना चुके तिवाड़ गांव में होम स्टे के जरिए लोगों ने रोजगार का नया विकल्प तैयार किया है और खुद को आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। टिहरी झील से सटा तिवाड़ गांव कभी पलायन की मार के चलते वीरान हो गया था, लेकिन कोविड के बाद से लोगों के गांव वापसी से यहां फिर से रौनक लौट आई है और लोगों ने होम स्टे को अपना रोजगार का साधन बना लिया है। तिवाड़ गांव में 35 होम स्टे हैं, जिस कारण इसे मॉडल होम स्टे विलेज के नाम से जाना जाता है। टिहरी झील का दीदार करने पहुँचने वाले पर्यटक अब इन गाँवों की तरफ रुख भी कर रहे हैं और प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही यहाँ की गढ़वाली परंपरा और खाना भी उन्हें काफी पसंद आ रहा है। और बहुत सारे होम स्टे रजिस्टर्ड भी किए हैं। साथ ही साथ इनको मेक माई ट्रिप जो एक ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल है उसके थ्रू इनको रजिस्टर भी कराया है। अन्य के बारे में भी जानकारी दी है। एक होम स्टे प्रशिक्षण कार्यक्रम भी वहाँ हमने किया था इसी साल। तिवाड़ गांव में 2014 से शुरू हुए होम स्टे के लिए पर्यटन विभाग द्वारा सरकारी योजनाओं के जरिए लोगों को रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। यहां आने वाले पर्यटकों को गढ़वाली खाना, कढ़ी, फाड़ा, रोटाना, ऐसे कापली दिए जा रहे हैं जो स्थानीय उत्पादों से बने हैं और स्वादिष्ट होने के साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हैं। गढ़वाली खाना खाने के साथ ही पर्यटक उन्हें बनाना भी सीख रहे हैं। तो ये होम स्टे के रूप में आज की डेट में हमारा गांव उभरा है, तो हमें बहुत खुशी मिल रही है इस चीज़ की। और आजकल जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं तो हम उनको अपने गढ़वाली खाना, गढ़वाली डिश उनको बना के खिला रहे हैं। जैसे गढ़वाली कई चीज़ें होती है, जैसे कढ़ी हो गई, फाड़ा हो गया और ऐसी यूनिक चीज़ें जो आपको बाहर नहीं मिल सकती। स्टे वगैरह की फैसिलिटी है तो हम लोगों ने देखना चाहा, यहाँ के देखा काफ़ी अच्छा लगा। दूसरा यहाँ पे कि ये मतलब हम लोग घर से अभी दूर हैं, लेकिन 2-3 दिन हो गए, लेकिन अभी भी हमें ऐसा नहीं लग रहा हम घर से दूर हैं। टिहरी झील से सटा तिवाड़ गांव आज होम स्टे के जरिए अपनी अलग पहचान बना चुका है और दूसरे गांवों के लिए भी एक बेहतरीन उदाहरण बन गया है। तिवाड़ गांव के लोगों ने अपने गांव को एक मॉडल बना दिया है। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। को लेकर हुआ था विवाद। प्रयागराज में जमीन के विवाद को लेकर खुली संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में मामूली कहासुनी को लेकर 2 गुटों के बीच हुई मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कल्याणपुर थाने के बिठूर रोड की घटना। लखनऊ में एक घर में लूट से हड़कंप, बुजुर्ग महिला और उसके विकलांग बेटे को गन पॉइंट पर रखकर की गई लूट। 3 छात्रों की तलाश जारी, ठाकुरगंज के नेपियर कॉलोनी की घटना। कानपुर में लुटेरों का आतंक, स्कूटी सवार महिला का रास्ता रोककर बाइक सवारों ने लूटी चेन। लूट की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद, चकेरी थाना क्षेत्र के बंगाली कॉलोनी की घटना। कौशाम्बी में चोरों ने फौजी के घर को बनाया निशाना, करीब 2.5 लाख रुपए कैश, 1.5 किलो चांदी और 10 तोला सोने की जेवरात को पार किया। सोना कोतवाली क्षेत्र के सराथू कस्बे की घटना।
उन्नाव में लुटेरी लड़कियों का आतंक, ज्वेलर्स की दुकान को बनाया निशाना, चोरी करने की कोशिश में तोड़ा ताला, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की कोशिश की घटना। नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, 3 शातिर ठग गिरफ्तार। ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए चाइना मेड नकली आईफोन असली दाम पर बेचकर करते थे धोखाधड़ी, 60 नकली आईफोन, कार और 4.5 लाख रुपए कैश बरामद। गाजीपुर में एक महिला ने भू राजस्व अधिकारी और उनकी पेशकार पर लगाए गंभीर आरोप, रिश्वत लेने का लगाया आरोप। महिला ने डीएम ऑफिस में नोटों की गड्डियां लेकर किया प्रदर्शन। कानपुर में ई रिक्शा चालक को दी गई तालिबानी सजा, लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में की गई जमकर पिटाई। हनुमंत विहार थाना क्षेत्र की बताई जा रही है घटना। मेरठ में मारपीट का वीडियो वायरल, थाना टीपी नगर क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। बरेली में सुसाइड करने से पहले युवक ने बनाया वीडियो, ससुराल वालों पर मानसिक उत्पीड़न का लगाया आरोप, पत्नी और उसके घर वालों पर पिटाई का लगाया आरोप। थाना मीरगंज क्षेत्र की घटना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। नोएडा में सामने आया हत्या का सनसनीखेज मामला, प्रेमी के साथ मिलकर युवती पर सहेली की हत्या का आरोप। युवती को सुसाइड बनाने के लिए रची गई साजिश, पहचान छिपाने के लिए डाला खौलता हुआ तेल, अपने कपड़े भी पहनाए। कौशाम्बी में धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला, पत्नी पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाने का आरोप। युवक ने धर्म छिपाकर की थी शादी, एसपी के आदेश पर केस दर्ज कर कोखराज थाना क्षेत्र की पुरानी बाजार भरवारी की घटना। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का धर्मांतरण पर बयान, विधायक को बताया बेहद जरूरी, कानून बनने से राज्य में धर्मांतरण पर लगेगी रोक, कांग्रेस पर साधा निशाना। अंबेडकर नगर में पैसे के लेन देन में युवक पर जानलेवा हमला, गोली लगने से घायल युवक का अस्पताल में चल रहा इलाज, प्रधान पुत्र पर लगा आरोप, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली जिला पंचायत कार्यालय में तैनात क्लर्क पर यौन शोषण का आरोप, महिला ने लगाया 8 साल से शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप, एसपी से लगाई इंसाफ की गुहार, मुकदमा दर्ज। ग्रेटर नोएडा में 15 दिन पहले बनी सड़क के उखड़ने का वीडियो आया सामने। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप, जांच कमेटी का गठन। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 2D ब्लॉक का वीडियो। नोएडा में चलती कार बनी आग का गोला, 2 वाहनों में टक्कर के बाद लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सेक्टर 58 कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर 57 चौकी के पास की घटना। देवरिया में अवैध तमंचे के साथ बार बालाओं के साथ डांस करता दिखा एक व्यक्ति, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। महुआ डी थाना क्षेत्र